नमस्कार दोस्तों, शिप्रा की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। बड़े से गेट के बाहर सौरभ ने अपनी कार रोकी। सिमरन और सौरभ दोनों पति पत्नी कार से उतरकर घर के अंदर गए। अंदर से ओम के उच्चारण की शांत ध्वनि आ रही थी। करीब 20-22 औरतों की एक साथ ओम की ध्वनि एक अजीब सी शांति प्रदान कर रही थी। दोनों हैरानी से आगे बढ़े तो घर के बड़े से गार्डन में करीब करीब 20 औरतें ध्यान साधना कर रही थीं। उनको इस ध्यान की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि उनकी 60 वर्षीय माँ राधिका जी दे रही थी। सिमरन और सौरभ दोनों अवाक खड़े एक दूसरे को निहारने लगे। दोनों पास ही बगीचे के सामने लगी कुर्सी पर बैठ गए। दोनों के मन में विचारों का बवंडर उत्पात मचा रहा था। 15-20 मिनट में क्लास समाप्त हुई तो एक 40 वर्षीय महिला राधिका जी से बोली, मैडम, आज से 20-25 दिन पहले मेरे मन में जिंदगी के प्रति बहुत बेचैनी और निराशा थी। बेरंग थी मेरी जिंदगी, लेकिन आपकी इस ध्यान और प्राणायाम की वजह से मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन आया है। तो बीच में से एक महिला और बोली, आपकी इस बेहतरीन शुरुआत से हमारे जीवन में आश्चर्यचकित परिवर्तन हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। राधिका जी ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और उन सबको हाथ से नमस्कार करके उठ खड़ी हुई। ट्रैक सूट पहने, बालों में लगी डाई, तीखे आत्मविश्वास के साथ वह आगे बढ़ी तो उनका ध्यान सामने कुर्सी पर गया जहाँ सौरभ और सिमरन खड़े थे। वह बोली, अरे बेटा, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? तो सौरभ चिढ़ता हुआ बोला, माँ, ये सब क्या कर रखा है आपने मेरे घर में? ये औरतें क्या कर रही हैं? माँ, ये फालतू के काम क्या करती रहती हैं आप? तो राधिका जी बोली, बेटा, ये औरतें सुबह को ध्यान और प्राणायाम सीखने के लिए यहाँ पर आती हैं। और बेटा, यह घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ है। सौरभ बोला, माँ, आज से आप हमारे साथ रहेंगी, हम आपको लेने के लिए आए हैं। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी ये क्लासेस चलती हैं, तो मैं अब कहीं नहीं जा सकती। सौरभ झुलसते हुए बोला, लेकिन माँ, मुझे यह घर बेचना है। बेटा, तुम्हें यह घर बेचना है, लेकिन मुझे नहीं बेचना। मैंने इसको बेचने के बारे में अभी नहीं सोचा है। जब सोचूंगी तो बता दूंगी। अभी तो मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी भी अपनी जिंदगी है जिसे मैंने अभी अभी जीना शुरू किया है, और मैं इसे किसी के घर की नौकरानी बनकर तो व्यर्थ नहीं गवा सकती। और फिर यह तुमसे किसने कह दिया कि यह फालतू के काम हैं? मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा? इतना सुनते ही सौरभ और सिमरन के पसीने छूट गए। सौरभ के मुंह से हंसी गायब हो गई और उनके सपने धरे के धरे रह गए। दरअसल 1 साल पहले की बात है। घर का सारा काम निपटाकर थकी हारी राधिका जी सोफे पर बैठी। सामने उनके पति की तस्वीर देखकर वह सोचने लगी कि आज पूरे 6 साल हो गए हैं आपको गए, और जैसे कल का ही दिन लगता है जब हम सब लोग आपस में एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। सोचकर ही उनकी आंखों की नमी से उनकी आंखें धुंधलाती चली गईं। एक दिन अच्छे भले बैठे थे और कहने लगी कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर को फोन लगाया तो डॉक्टर के आने से पहले ही उन्होंने अपने हाथों की पकड़ छोड़ दी थी। डॉक्टर आया, उसने चेक किया तो बोला, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। राधिका जी के हृदय की वेदना आंसुओं के जरिए बाहर आने लगी। वह लगातार उनकी तस्वीर को निहारते हुए अतीत की तरफ चली गईं। तभी उनका इकलौता बेटा सौरभ वहां आया और उसके आने की आवाज से राधिका जी वापस वर्तमान में पहुंच गई। तभी उनका बेटा सौरभ गहरी सांसें लेते हुए बोला, माँ, आज बहुत थकावट हो गई है। दरअसल मेरा ऑफिस बहुत दूर है ना, इसलिए आने जाने में ही रोज 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ देर रुक कर
सौरभ बोला, माँ वह क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस के पास ही एक घर ले लूं। अपने बेटे की यह बातें सुनकर राधिका जी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सहज भाव से बोली, तुम जैसा ठीक समझो बेटा, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। फिर सौरभ ने उत्सुकता के साथ कहा, तो माँ मैंने वहां पर एक फ्लैट देखा है, लेकिन लेकिन क्या बेटा, कोई परेशानी है क्या? राधिका जी ने पूछा। तो सौरभ के चेहरे पर उदासी आ गई। हाँ माँ, उसको खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो राधिका जी बोली, तो बेटा हमारे पास वह जो एक जमीन पड़ी है उसको तुम बेच दो, उससे तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा और ऑफिस के पास मकान खरीद लो। सौरभ भी यही चाहता था। माँ की यह बात सुनकर सौरभ और सिमरन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ दिनों के बाद सौरभ एक मिठाई का डब्बा घर लेकर आया और उसके चेहरे पर खुशी थी। सिमरन, यह लो, मुंह मीठा करो। जिस फ्लैट की मैं बात कर रहा था मैंने वह खरीद लिया है। हम 1 महीने बाद शिफ्ट हो रहे हैं। इस पर राधिका जी प्रसन्नता के साथ बोली, तो ठीक है बेटा, सारा सामान तो लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर इस मकान का क्या करेंगे हम लोग? तुम एक काम करो, वहाँ शिफ्ट करने से पहले इस मकान को बेचने पर लगा दो। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर सिमरन तपाक से बोली, बेचना क्यों है माँ जी, आप तो रहेंगी ना यहाँ? यह सुनकर राधिका जी को तेज झटका लगा। मैं यहाँ अकेली? इतना सुनकर राधिका जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी। तभी सौरभ बोला, हाँ माँ, सिमरन ठीक कह रही है। दरअसल वहाँ फ्लैट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने तो केवल 2 बेडरूम वाला घर ही खरीदा है। एक बेडरूम हमारा होगा और दूसरा बेडरूम हमारे बच्चों के लिए, जो अभी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद हो ही जाएंगे। इसलिए आपकी जगह तो वहाँ नहीं बन पाएगी और फिर इतने बड़े खुले घर में आप यहाँ अकेली आराम से रहेंगी और उस मॉल में जाकर आप करेंगी भी क्या? आपकी सारी जान पहचान तो यहीं पर है और हम भी 10-15 दिनों में आपसे मिलने आते ही रहेंगे और आप भी वहाँ कभी कभार आती रहना। सौरभ की बातें सुनकर सिमरन और भी अधिक उत्साहित हो गई और दूसरी ओर राधिका जी के पास तो जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उसके बाद वह कुछ भी कहने के लायक नहीं रही। थोड़ी देर तक अपने बेटे को एकटक देखती रही। फिर किसी तरह उन्होंने अपने आंसुओं को मन के किसी कोने में समेटा और फिर एक फीकी सी मुस्कान के साथ सामान्य दिखने का नाटक करने लगी। लेकिन रह रहकर उनके मन में भयंकर तूफान उठ रहे थे। राधिका जी के बेटे सौरभ की शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे और अभी उनका जीवन सामान्य ढंग से चलने लगा था। लेकिन कहीं न कहीं राधिका जी को महसूस होने लगा था कि उनकी बहू सिमरन अलग रहना चाहती है। सिमरन ने कभी प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में बात नहीं की थी। राधिका जी समझ गई थी कि वह दोनों अलग रहना चाहते हैं, जबकि उन्होंने हमेशा सिमरन को अपनी बेटी जैसा ही स्नेह दिया था। उसकी गलतियों पर भी वह उसे कभी नहीं टोकती थी। उनके मनपसंद के पकवान बनाकर उन्हें खिला देती थी। उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वह बेटी से बढ़कर उसे प्यार देती थी। 1 महीने के अंदर ही सौरभ और सिमरन अपना सारा सामान लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। राधिका जी को आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। राधिका जी को उनके पति की पेंशन मिल जाया करती थी, तो उन्हें आर्थिक रूप से कुछ भी दिक्कत नहीं थी। और यह बड़ा सा घर था उनके पास और बहुत ही बड़ा गार्डन। लेकिन बेटे बहू के जाने के बाद उनका अकेलापन अब उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा था। वैसे तो राधिका जी काफी हिम्मत वाली और शांत स्वभाव की महिला थी। इस सोसाइटी में वह करीब 18 सालों से रह रही थी। अब तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी, लेकिन वह अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी कि उनका बेटा इतना स्वार्थी हो चुका है। बेटा बहू के छोड़कर जाने के कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। एक दिन उनकी पड़ोसन की बहू रिया उनके पास आई। अंदर आकर देखा तो राधिका जी बिल्कुल निढाल हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उनके दिल का अकेलापन उनके चेहरे की गहराती लकीरों से साफ झलक रहा था। बालों में से सफेदी निकल कर आ रही थी।
हमेशा बन-ठन कर रहने वाली राधिका जी को आज इस तरह से बेहाल अवस्था में देखकर रिया का दिल भर आया और बोली, आंटी आखिर हो क्या गया है आपको, या आपने कैसी हालत कर ली है अपनी। इस पर राधिका जी बोली, बेटा बिल्कुल अकेली हो गई हूँ ना, इसलिए बनने संवरने का दिल नहीं करता। अब तो यह हालत हो गए हैं कि खाना बनाने का भी दिल नहीं करता और न ही कुछ खाने का। रिया, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बीमारियों को शरीर घेरने लगा है। रिया बेहद ही खुश मिजाज स्वभाव वाली जिंदा दिल इंसान थी। जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी वह अपने लिए भी समय निकाल लेती थी। रिया जल्दी से अपने घर गई और राधिका जी के लिए खाना परोस कर ले आई। थोड़ी देर हालचाल बांटते हुए दोनों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ ही खाना खाया। फिर राधिका जी को देखकर रिया कहने लगी, आंटी ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं आपको ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। आंटी एक काम करना, आप कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, मैं रोज मेडिटेशन क्लास में जाती हूँ, कल आपको भी स्कूटर में बैठाकर ले जाऊंगी। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। रिया ने इतने अपनेपन से कहा तो राधिका जी उसे मना न कर सकी। उन्होंने भी मेडिटेशन क्लास में जाने की हामी भर दी। अब हर रोज राधिका जी रिया के साथ मेडिटेशन क्लास पर जाने लगी। मेडिटेशन शुरू करने के बाद राधिका जी चुस्त दुरुस्त रहने लगी। रिया तो उन्हें ब्यूटी पार्लर में भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कहने पर राधिका जी ने कहा, मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे। इतना कहकर उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद राधिका जी की बहू सिमरन ने एक बेटी को जन्म दिया। सौरभ राधिका जी को कुछ दिन पहले ही अपने घर पर लेकर आया था। सिमरन के माता पिता तो थे नहीं, लेकिन राधिका जी ने नवजात की देखभाल खूब अच्छी तरीके से करी। जब उनकी पोती पूरे 4 महीने की हो गई तो सौरभ ने कहा, माँ गुड़िया पूरे 4 महीने की हो गई है, अब मैं और सिमरन उसे संभाल लेंगे, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें वापस छोड़ गया। अपनी पोती को छोड़कर जाते हुए उनका दिल भारी हो रहा था। वह उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगी थी। अपने घर वापस आकर भी उनके कानों में बच्चे की किलकारियां सुनाई दे रही थी। कभी कोई त्योहार होता या कोई अन्य अवसर होता तो उनका बेटा आकर उन्हें ले जाता और वह भी खुशी खुशी चली जाती। इसी बहाने अपनी पोती से भी मिल लेती थी। लेकिन उनके घर जाते ही वे दोनों किचन का सारा काम उनके कंधों पर डालकर घूमने फिरने चले जाया करते। जाते जाते उनसे कई तरह की खाने की चीजों की फरमाइश भी कर कर जाते। अपनी बेटी को भी दादी के पास ही छोड़ जाते थे। पोती को संभालने के साथ साथ सारा काम करते करते उनकी हालत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह सारा काम खुशी खुशी कर लेती थी। लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाता तब सौरभ उन्हें वापस अपने घर पर ही छोड़कर आ जाया करता था। इस होली पर भी सौरभ हर बार की तरह अपनी माँ को अपने घर ले गया। उनकी बहू सिमरन ने उनसे तरह तरह के पकवान बनवाए। सारा दिन पकवान बनाकर किचन में खड़े खड़े राधिका जी की हिम्मत तो जवाब ही दे गई। आखिरकार उनकी तबीयत खराब हो गई और वे कुछ समय के लिए लेट गई। अपनी सासू माँ को इस तरह बीमार पड़े देखा तो सिमरन ने सौरभ को धीमे स्वर में कहा, आप माँ जी को उनके घर वापस छोड़ आइए, अब तो सारी गुजिया और पकवान बन ही चुके हैं, अब वे अपने घर जाकर आराम कर लेंगी। लेटी हुई राधिका जी के कानों में एक आवाज पड़ी, माँ उठो, ये दवाई खा लो और चलो, अब मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। सौरभ के यह शब्द कानों में पड़ते ही राधिका जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनका मन पत्थर सा हो गया। सोचने लगी कि अपनी ही कोख से जन्म लेने वाला मेरा यह इकलौता बेटा आज होली वाले दिन मुझे घर अकेले छोड़ने के लिए जा रहा है, और वह भी तब जब मेरी हालत इतनी खराब है। जब तक काम कर रही थी तब तक माँ की जरूरत थी, थोड़ी देर के लिए बीमार क्या पड़ी, अपने ही बेटे और बहू ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उन्हें सारे रिश्ते मोह माया से लगने लगे और सोचने लगी कि कब तक मैं बेटे बहू के हाथों मूर्ख बनती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मुझे बुलाते ही क्यों हैं। भारी मन और आंखों में आंसू लिए जब राधिका जी घर पहुंची
तो रिया ने उन्हें देख लिया और राधिका जी को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। यह क्या आंटी, आप तो अपने बेटे के घर पर होली मनाने गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? और आपके बेटा बहू कहाँ हैं? राधिका जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही कह पाई, अपने घर पर। ऐसा कहते हुए उनकी नजरों में उदासी के भाव को रिया ने भाप लिया। उसके बाद उसने कुछ नहीं पूछा और उनके पास होली के बने हुए व्यंजन लेकर आ गई। फिर कहने लगी, आइए आंटी, हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। और उन्हें जबरदस्ती दही बड़े और कचौड़ी सब्जी खिला दी। इतना अपनापन और मनोहार देखकर राधिका जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। यही प्यार और अपनापन तो वो अपने बेटे और बहू से चाहती थी। बेटे और बहू के घर की कड़वी यादें बार बार उनके दिल में आ रही थी। कई दिन बीत गए, लेकिन न तो सौरभ ने फोन करने की जुर्रत महसूस करी और न ही बहू ने उनका हालचाल जानने की कोशिश की। एक दिन राधिका जी ने अपने बेटे को फोन किया और उससे मिलने की इच्छा जताई तो सौरभ ने कहा, माँ मैं तो आज बिजी हूँ, हम लोग कल आ जाएंगे। अगले दिन राधिका जी सुबह की पहली किरण के साथ ही उठ गईं और जल्दी उठकर बड़े जोश के साथ अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में जुट गई। अपने बेटे, बहू और पोती से मिलने का उत्साह इतना था कि चुस्ती से सारा काम करने लगी और 2 ही घंटे में सारे पकवान बनाकर रख दिए। लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार करती रही। उनका यह इंतजार खत्म नहीं हुआ। उनका बेटा और बहू नहीं आए। राधिका जी मन ही मन सोचने लगी कि कल भी बच्चों ने ना आने का बहाना बना दिया था और आज भी वादा करके अभी तक नहीं आए। उनकी उदासी अब चरम सीमा पर थी। फिर एक उम्मीद के साथ उन्होंने एक नज़र फोन पर डाली, यह सोचकर कि शायद बच्चों ने कोई मैसेज किया हो, पर न उठा पाई हूँ। देखा तो न एक भी फोन आया था और न ही कोई मैसेज आया था। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को याद ही कर लें। इस ख्याल से ही उनकी आंखें भर गईं। कितनी अकेली हूँ मैं, क्यों भगवान ने मुझे इतना अकेला कर दिया? कहते हुए सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों से वह उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। रिया उनकी उदासी का कारण अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन मेडिटेशन क्लास में जाते हुए रिया ने राधिका जी से कहा, आंटी हमेशा एक जैसा जीवन जीने से बोरियत होने लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीवन में कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको सच्ची खुशी दे? खुशियों का इंतजार किसी और से न करके अपने स्व से वह खुशी निकालिए। रिया की इन बातों ने राधिका जी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वह रात भर यही सोचती रही कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे स्व को खुद खुशी मिले और मुझे खुशी पाने के लिए किसी का इंतजार न करना पड़े, बल्कि मैं किसी की खुशी का कारण बनूं। पर रात भर यही सोचती रही कि रिया ने जो भी कहा है वह कुछ भी गलत नहीं है। सोचते सोचते आईने के सामने बैठ गई और स्वयं को आईने में देखकर सोचने लगी कि यह कैसी हालत बना ली है मैंने अपनी। मैं तो ऐसी कभी न थी। अचानक उनके मन में कुछ ख्याल आया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना पर्स उठाया और बाहर चल दी। करीब 3-4 घंटे के बाद आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ घर लौटी तो रिया को फोन करके घर बुलाया। रिया उनके घर पर जैसे ही आई, उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। राधिका जी ने अपने बालों में हेयर कलर करवाया हुआ था। आज बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गजब की सुंदर लग रही थी आज राधिका जी। उन्हें देखते ही रिया बोली, वाह आंटी, आप तो कमाल की लग रही हैं। यह हुई ना बात। तब राधिका जी ने रिया से कहा, बेटा मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे भी खुशी मिले और मेरे साथ रहने वालों को भी। तो रिया बोली, आंटी मैं समझी नहीं। तब राधिका जी बोली, बेटा मैं कई महीनों से मेडिटेशन क्लास में जा रही हूँ। वहाँ जाते जाते मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है। अब मैं सोचती हूँ अपने ही घर के गार्डन में ध्यान और प्राणायाम की क्लासेस दूं, जिससे इस एरिया की बहुत सारी महिलाएं फायदा उठा सके और अपनी जिंदगी संवार सके। रिया बोली, क्या आप सच में मेडिटेशन की ट्रेनिंग सबको दे सकती हैं और प्राणायाम भी करवा सकती हैं? तो राधिका जी बोली, हाँ बेटा, मैं फुल ट्रेंड हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्री में क्लासेस चला के
अपने साथ सब महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। तो रिया बोली, वाह आंटी, आज की ना आपने सही बात। राधिका जी ने फ्री मेडिटेशन क्लास का एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया और अपने घर के बाहर टंगवा दिया। एक एक करते कई सारी औरतों ने उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। वह सुबह के समय अपने घर के बड़े से बगीचे में बैठकर औरतों को ध्यान साधना करवाती और प्राणायाम करवाती। इससे कई औरतों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ ही दिनों में उनको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगा। उधर सौरभ और सिमरन को अपना फ्लैट छोटा लगने लगा। उन्होंने सोचा कि अब फ्लैट की जगह एक घर खरीद लिया जाए। तो यह सोचते हुए सिमरन सौरभ से बोली, क्यों ना हम वह बड़ा वाला घर बेच दें जिसमें माँ जी रहती हैं। आखिर वह अकेली जान इतने बड़े घर का क्या ही करेंगी। उसको बेच करके हम एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं और माँ जी को यह छोटा वाला फ्लैट रहने को दे देते हैं। तो सौरभ ने कहा, तुम ठीक कह रही हो सिमरन। अगले ही दिन सौरभ ने अपनी माँ को फोन लगा दिया। माँ, आपसे एक जरूरी काम है। तो राधिका जी बोली, बोलो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। सौरभ बोला, माँ, हमें एक घर खरीदना है, तो मुझे अपने बड़े वाले घर को बेचना है और आप यहाँ हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो जाइएगा। यह सुनते ही राधिका जी ने बोला, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कहीं नहीं जाना है और मुझे अपने ही इस घर में रहना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अपनी माँ से स्पष्ट सा जवाब पाकर सिमरन और सौरभ हैरान रह गए। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राधिका जी हैरान होकर सोचने लगी कि अपनी ही माँ के साथ इतनी चालाकी और होशियारी, कैसे मेरे बच्चे इतने निर्मोही हो गए हैं। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, अकेले कैसे रहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें तो बस अपने ही कामों से मतलब है। लेकिन मैं बहू को भी दोष नहीं दे सकती हूँ जब मेरा बेटा ही इतना स्वार्थी हो गया। सोचते सोचते राधिका जी ने एक और निर्णय लिया, बस अब और नहीं, अब मैं अपने बेटे बहू के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। और फिर राधिका जी अपनी ही दुनिया में मस्त रहने लगी। तो दोस्तों, अपने को खुश रखने के लिए किसी की दी हुई खुशी का इंतजार न करें, बल्कि अपने स्व से अपनी खुशियां निकालें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।